हेडिंग डालेंगे हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक विथ कंसाइनी। विथ कंसाइनी। देखिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। मान लो कंसाइनर ने कंसाइनी के पास माल भेजा था ताकि भाई उसके बिहाफ पर वो कंसाइनी जो है वो माल को आगे बेचेगा, ठीक है। ईयर एंड आ गया, लेकिन अभी भी उसमें से कुछ गुड्स किसके पास बचा रह गया? कंसाइनी के पास बचा रह गया। तो अब हमें उस अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन सीखना है कि कंसाइनी के पास जो गोडाउन में या उसके पास जितना भी स्टॉक पड़ा है उस स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। आइए इस सिचुएशन को हम दो पार्ट में केसेस बनाकर कुछ 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे। लिखें सबसे पहले केस ए। केस ए, when there is सर हमको लिखना है क्या वापस ये? हाँ बिल्कुल। when there is no loss, नहीं जिन्होंने लिख लिया पहले उनका तो होगा शायद लिखा हुआ। उस समय सर केस बनाए थे क्या उस समय भी? नहीं सर, उस टाइम केस नहीं बनाए थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही फॉर्मेट में समझा दिया होगा ना, लॉसेस और लॉसेस के बिना बोला। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। when there is no loss on consignment, यानी भेजे जाने वाले माल के रेस्पेक्ट में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। क्वेश्चन में लॉसेस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आइए कैसे निकालेंगे। पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट। सबसे पहले लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय कंसाइनर। सेंट बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने कंसाइनी को जितनी क्वांटिटी जिस प्राइस पर भेजी है, सबसे पहले क्वांटिटी के कॉलम में तो मैंने वो क्वांटिटी लिख ली और वैल्यू के कॉलम में उसका वैल्यू डाल दी मैंने, ठीक है। इसमें प्लस करेंगे ऑल एक्सपेंसेस incurred by consignor। कंसाइनर ने जितने भी खर्चे किए हैं माल को भेजने के रेस्पेक्ट में, वो सब मेरे गुड्स की कीमत को बढ़ा देंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर मान लो मैंने गुड्स के रेस्पेक्ट में कोई भी खर्चा किया है तो मैं उसको भी तो रिकवर करूंगा। तो मैंने जितने भी खर्चे किए, कंसाइनर ने जितने भी खर्चे किए, वो सभी खर्चे इस गुड्स की वैल्यू में आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। प्लस नॉन रिकरिंग सर आपने बी स्टार्ट करा है ना? हाँ जी, बस यहीं से टॉपिक से नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस incurred by
incurred by consignee। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, कंसाइनी के सारे खर्चे नहीं लेने हैं, केवल नॉन रिकरिंग लेने हैं। ये क्या होते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। अभी हम केवल एक फॉर्मेट बना रहे हैं, फिर इसके नीचे नोट डाल के लिखेंगे। कंसाइनी के सारे खर्चे कंसीडर नहीं होंगे, कंसाइनी के केवल और केवल नॉन रिकरिंग खर्चे आपके क्या होते हैं, इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ये लीजिए। सर आपने वो स्टार्टिंग की पीडीएफ तो शेयर ही नहीं करी। अरे कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं, भूल जाता हूं मैं अभी कर ही देता हूँ हाथों हाथ ही, है ना, अभी कर देता हूं मैं, ताकि अभी क्लास के एंड में अभी कर दूंगा, तो आप अभी उसको कर लेना। नॉन रिकरिंग अंडरलाइन कर लेना, नॉन रिकरिंग खर्चे, नॉन रिकरिंग खर्चे। मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, कंसाइनी के सारे खर्चे नहीं आएंगे, केवल और केवल कौन से खर्चे आएंगे, नॉन रिकरिंग खर्चे आएंगे। अब देखिएगा, आपके पास इतनी तो क्वांटिटी है और आपके पास इस गुड्स की ये कॉस्ट हो चुकी है। इतनी क्वांटिटी कंसाइनी के पास है, जिस गुड्स की टोटल कॉस्ट ये हो चुकी है आपकी। नाउ इसमें से कुछ माल आपने बेच दिया होगा और कुछ आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। सिंस वी आर डिस्कसिंग देयर इज नो लॉसेस, कोई लॉसेस नहीं है, तो ये जो टोटल गुड्स आपको मिला, इस गुड्स में से कुछ गुड्स आपने बेच दिया और कुछ गुड्स आपके पास अनसोल्ड स्टॉक में रह गया, तो आप इसको लेस कर दो यहां से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी यूनिट बेची वो यूनिट से हटा दो और उन यूनिट की कॉस्ट यहां से हटा दो। कॉस्ट कैसे निकालोगे, अगर ये टोटल कॉस्ट है इस टोटल क्वांटिटी की, तो ऑटोमेटिकली आप इस बेची गई क्वांटिटी की कॉस्ट को फाइंड आउट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, मान लो इन तीनों का टोटल आ रहा है 1 लाख और यहां यूनिट है 10,000, तो मैं 1 लाख को डिवाइड बाय 10,000 कर दूंगा तो पर यूनिट आ जाएगा। अब इसमें से मान लो मैंने 8,000 यूनिट बेच दी, तो मल्टीप्लाई बाय 8,000, तो अब मेरे पास जो बचेगा वो मेरे पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ गई। अनसोल्ड स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई, क्वांटिटी और ये उसकी वैल्यू। लीजिए, ये एक बेसिक स्टेटमेंट बनेगा, अगर कंसाइनमेंट पर कोई लॉसेस नहीं हुए हैं तो अनसोल्ड स्टॉक इस तरीके से निकाल लिया जाएगा। सर ये कंसाइनर ही बना रहे ना? कंसाइनर ही करता है सारा काम, क्योंकि स्टॉक उसी का है, ओनरशिप उसी के पास है, तो वही स्टॉक निकालेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नॉन रिकरिंग खर्चों का मतलब होता है वो खर्चे जो कंसाइनी को कंसाइनमेंट वाले गुड्स को अपने गोडाउन तक लाने के लिए करने पड़ेंगे। देखिएगा, माल आ रहा है, माल आ गया, तो माल के आपके गोडाउन तक यानी आपके प्रेमाइसेस तक आने के जो खर्चे होते हैं, केवल उन्हीं खर्चों को यहां लिया जाता है, उसके बाद के कोई खर्चे यहां पर नहीं लिए जाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको गुड्स को आप मंगवा रहे हो, तो आपको कोई कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही है, आपको फ्रेट चार्जेस देने पड़ रहे हैं, आपको कोई क्लियरिंग चार्जेस देने पड़ रहे हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ताकि वो गुड्स आपके गोडाउन तक आ जाए वो देने पड़ रहे हैं। यानी नॉन रिकरिंग खर्चों का मतलब उन खर्चों से होता है जो कंसाइनी को गुड्स को अपने पास लाने तक के लिए उसे करने पड़ते हैं। मान लो गुड्स बाहर से आ रहा है, तो हो सकता है कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही हो उस पर, कोई कस्टम ड्यूटी लग रही हो उस पर, तो आपको वो खर्चे भी इसमें जोड़ने हैं। क्लियरिंग करने के कोई खर्चे लग रहे हैं, पेपर वर्क हो रहा है, वो खर्चे आपको जोड़ने हैं। उसके बाद आप उस माल को अपने गोडाउन तक लाओगे तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन या कैरेजेस का खर्चा लगेगा, वो आपको करना है।
किसी प्रकार के टोल टैक्स लग रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल जा रहा है तो वो खर्चे भी आपके आएंगे। केवल और केवल कंसाइनी के द्वारा किए जाने वाले वो खर्चे लोगे जो कि नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, रिकरिंग नेचर नहीं आएगा। और इसको एक और तरह से समझ सकता हूं, ऐसे खर्चे जो केवल उस समय किए जाते हैं, नॉन रिकरिंग, जो बार बार नहीं होंगे, जो केवल एक बार उस गुड्स को कंसाइनमेंट पर आने पर किए जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या हर साल पे करोगे या जब जब कंसाइनमेंट आएगा तभी पे होगी? जब जब कंसाइनमेंट होगा। आपके गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस तभी लगेंगे जब आप गुड्स को अपने गोडाउन तक लेकर आओगे, तो वो तभी लगेंगे जब कंसाइनमेंट आएगा। यानी नॉन रिकरिंग का खर्चा आप ऐसा भी बोल सकते हो जो रेगुलर नेचर का नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, माल को गोडाउन में रखा, गोडाउन का रेंट दिया, क्या गोडाउन का रेंट तभी दोगे जब कंसाइनमेंट आएगा या हमेशा चलता रहेगा? सर हर टाइम चलता रहेगा। तो वो कहलाएंगे रिकरिंग खर्चे, वो यहां पर ऐड नहीं होंगे। अच्छा, माल आपने गोडाउन में रख दिया, ठीक है, तो गोडाउन रेंट हो गया। आपके कोई ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस लग रहे हैं क्योंकि आप एक बिजनेस कर रहे हो, वो हमेशा लगेंगे, गुड्स आए चाहे नहीं आए। भाई कंसाइनमेंट पर माल आ गया, अब वो माल एक दिन में तो बिक नहीं जाएगा ना, माल तो हो सकता है 4 महीने भी लग जाए, 5 महीने भी लग जाए बिकने में। तो आपको उसके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, कोई सेलिंग खर्चे करने पड़ गए, या उस गुड्स को जब आप कस्टमर को बेचोगे तो उसको डिलीवरी करने के खर्चे हो गए। तो क्या वो खर्चे एक बार होंगे या बार बार होंगे? सर बार बार होंगे। तो उन खर्चों को बोला जाता है रिकरिंग खर्चे, वो खर्चे मैं यहां पर नहीं लूंगा। बात समझ आ गई? सर हाँ जी, सर ये जो ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर है, तो इसमें कौन सा आएंगे? दोनों? अरे दोनों मतलब ऑल का मतलब बताओ पहले तो मुझे क्या होता है? सर दोनों ही हुए क्या? मतलब रिकरिंग और क्वेश्चन, नॉन अरे रिकरिंग जरूरत ही नहीं ना ऐसे क्वेश्चन की, ऑल मतलब क्या होता है मुझे ये बताओ, ऑल सारे एक्सपेंसेस का मतलब। तो टोटल। नेचर तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया ना यहाँ पर, मैंने टर्म ही क्या लिखी, ऑल एक्सपेंसेस। और मेरे हिसाब से ऑल का मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंसाइनर ने किसी भी प्रकार का खर्चा किया होगा वो सब आएंगे यहां पर। ठीक है, बताइए क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है? अब सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दो बस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं ये टोटल वैल्यू 1,00,000 थी आपकी और क्वांटिटी थी 10,000, अब आपने 8,000 बेच दी, तो बताओ 8,000 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? सर 8,000 की पहले एक यूनिट जितनी आई इंटू 8,000 कैसे कर दिया, निकालोगे, कैसे एक निकालोगे लाख। वो? सर हाँ 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 है ना, फिर मल्टीप्लाई बाय 8,000। तो बस आगे आपका खुद ही आंसर पूछ दे दिया आपने, कैसे निकालोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू? सर ये 8,000 ही गिवन होगी। जितना बेचोगे ये तो बताएगा ना, तभी तो पता लगेगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। क्या हो गया, ऐसी क्वेरी कैसे, अपन क्या निकाल रहे हैं, अनसोल्ड स्टॉक। तो अनसोल्ड स्टॉक अगर वो या तो अनसोल्ड स्टॉक ही बता देगा तो ये पता लग जाएगा कि कितना बेच दिया, या वो ये बता देगा कि इतना बेच दिया तो इतना अनसोल्ड बचा, एक इंफॉर्मेशन तो देगा ही ना आपको। बताओ क्लियर है ये पहला स्टेटमेंट सबको? यस सर। चलिए एग्जांपल, इस पर बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन समझ में आएगी आपको। लिखो। सर एक मिनट स्क्रॉल अप कर दो थोड़ा हाँ, सा। हो गया, यस सर। लिखिएगा। 10,000 units, 10,000 units at the rate ₹20 were
sent by X to Y। 10,000 यूनिट 20 के हिसाब से X ने Y के पास भेजी हैं। एक्सपेंसेस बाय X, X ने खर्चे किए 50,000 के, X ने खर्चे किए 50,000 के, ठीक है। फिर लिखो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय Y। ₹1 पर यूनिट, ₹1 पर यूनिट के हिसाब से Y ने नॉन रिकरिंग खर्चे किए हैं। गुड्स सोल्ड बाय Y 7,300 यूनिट्स एट द रेट ₹30। गोडाउन रेंट बाय Y 40,000। कैलकुलेट, अब हमें क्या निकालना है? अनसोल्ड वैल्यू Stock. ऑफ बिल्कुल एक बेसिक सा जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया उसी पॉइंट के हिसाब से मैंने पूछ लिया आपसे कि आपको अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू बतानी है। करें स्टार्ट? यस सर। सिंपल फॉर्मेट बताओ। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट कितना है सर 2 लाख। क्वांटिटी में तो मैंने लिख दिया 10,000 और ₹20 पर यूनिट के हिसाब से था तो वैल्यू आ गई आपके पास 2 लाख। 2 लाख। बताओ क्लियर? बिल्कुल यस सर। कंसाइनर्स एक्सपेंसेस कितने हुए? सर 50,000। मैंने कंसाइनर के खर्चे जोड़ दिए प्लस कंसाइनीज एक्सपेंसेस कौन से आएंगे? केवल और केवल सर 1 लाख यानी नहीं 10,000। 10,000 रेंट नहीं आएगा क्योंकि वो रिकरिंग खर्चों का हिस्सा नहीं है। कीजिए 10,000 यूनिट जिसकी टोटल कॉस्ट अब मेरे पास हो चुकी है 2,60,000। बताइए क्या यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। अब इसमें से सर ये जो 2,60,000 आई है ये क्या है? गुड्स की कॉस्ट रुपी कॉस्ट ऑफ, एक मिनट एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितनी यूनिट बेची आपने? सर 7,300। निकालनी है 2,60,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7,300। वैल्यू निकाल लो 7,300 की वैल्यू कितनी आ गई? 2,60,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 7,300।
तो 189,800 बोलो क्लियर है बिल्कुल? यस सर। अब बताओ यूनिट तो कितनी बची आपके पास? 10,000 माइनस 7,300, 2700 तो यूनिट्स बची और 70,200 रुपए आपके पास स्टॉक की वैल्यू आ गई। लीजिए, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? 70,200। बताइए क्लियर है बिल्कुल? यहां आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, एक नोट डालेंगे। इफ market price of stock is also given, then value of unsold stock will be lower of A cost और B मार्केट प्राइस। अगर किसी क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दे रखी है, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, समझना इस क्वेश्चन में तो मुझे ऐसा कोई गिवन नहीं था, तो मैंने बस ये आंसर आ गया मेरा 70,200। लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको उस गुड्स की जो आपके पास अभी भी गोडाउन में पड़ा हुआ है उसकी कोई मार्केट प्राइस की इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो वहीं पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्टॉक का वैल्यूएशन फिर आपने ये जो वैल्यू निकाली है या जो उसकी मार्केट प्राइस है, दोनों में से जो भी लोअर होगा उस वैल्यू पर आपको उसको लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को बिल्कुल। अगर मार्केट प्राइस गिवन है, या उसको हम कई बार एनआरवी के नाम से भी जानते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्लियर बिल्कुल? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं केस बी पर। अगर हमारे पास कोई लॉसेस है तो हेलो, अब मैं भी क्लास के बाद बात करता हूँ एक बार आपसे, है ना? हाँ हाँ मैं करता हूँ, ठीक है। आइएगा केस बी। When there are losses on consignment, अब हमें स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना है, लेकिन अब कंसाइनमेंट के दौरान कुछ नुकसान हो गए। कैसे? अभी हम सारी बातों पर बात करेंगे। देखो, अब सबसे पहले तो वही जो स्टेटमेंट बनेगा, पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट। सुनना ध्यान से मेरी बात को। सबसे पहले मैंने ले लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन्ड। कंसाइनर ने इतनी क्वांटिटी इस वैल्यू पर बेच दी, तो ये मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन्ड। प्लस इसमें प्लस क्या कर दूंगा,
all expenses incurred by कंसाइनर। जितने भी खर्चे किसने किए हैं, कंसाइनर ने किए हैं, वो खर्चे आप यहां प्लस कर दोगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, माइनस लॉस इन ट्रांजिट। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या हुआ, जब कंसाइनर माल को भेज रहा था तो माल जब रास्ते में था तो किसी एक्सीडेंट की वजह से माल नष्ट हो सकता है। कई बार गुड्स ऐसा होता है कि ट्रांजिट में जाएगा तो इतना माल तो खराब होगा ही होगा। तो दो तरह के लॉस हो गए, ध्यान से सुनना। अगर लॉस इन ट्रांजिट नॉर्मल लॉस है, अभी मैं बताऊंगा नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होते हैं, पहले केवल फॉर्मेट लिखना, कोई क्वेरी नहीं। नॉर्मल लॉस है अगर केवल क्वांटिटी कम करोगे, इसकी वजह से वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, माइनस लॉस इन ट्रांजिट अगर वो एबनॉर्मल लॉस है, अगर वो एबनॉर्मल लॉस है, क्वांटिटी भी कम होगी और वैल्यू में भी उसका इंपैक्ट आएगा। इतनी क्वांटिटी कंसाइनमेंट पर भेजी गई थी, उसमें से इतनी क्वांटिटी का नॉर्मल लॉस हो गया और इतनी क्वांटिटी का ट्रांजिट में ही एबनॉर्मल लॉस हो गया। आप जानते हो जब ट्रांजिट में लॉस हो जाएगा तो क्या आपको लगता है कंसाइनी को गुड्स कम मिलेगा? यस सर। ये लो, ये आ गया अब मेरे पास गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइन। इतनी क्वांटिटी कंसाइनी को मिली जिसकी ये टोटल वैल्यू है अब आपके पास। उसके बाद इसमें प्लस करेंगे कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। भैया कंसाइनी ने जो नॉन रिकरिंग खर्चे किए वो आ जाएंगे, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कंसाइनी ने जितनी यूनिट बेची और उसकी जो वैल्यू है वो हटा दोगे। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है कि भैया कंसाइनी के गोडाउन में कुछ एक्सीडेंट हो जाए और माल खराब हो जाए। समझ रहे हो, ये लॉस तो कहां हुआ था सर इन ट्रांजिट ट्रांजिट हुआ था। अब मैं बोल रहा हूं कोई जरूरी है ट्रांजिट नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि जब आप गुड्स को कंसाइनी के गोडाउन में रख रहे हो तो हो सकता है गोडाउन में आग लग गई, उस वजह से कोई नुकसान हो गया, या कुछ ऐसी कमोडिटी जैसे तेल के पीपे रखे थे तो तेल उसमें से निकलेगा ही निकलेगा, गोडाउन में रखोगे तो भी निकल रहा है। तो मान लो अब गोडाउन में लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस इन गोडाउन। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये नॉर्मल लॉस है तो केवल क्वांटिटी कम होगी, वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं। और अगर लॉस इन गोडाउन एबनॉर्मल नेचर का है तो क्वांटिटी भी कम होगी और वैल्यू भी कम होगी। ये लीजिए, जो बचा वो अनसोल्ड स्टॉक आ गया, जो बचा वो अनसोल्ड स्टॉक।
इतनी क्वांटिटी का माल और इस वैल्यू का माल बचा। ये लीजिए, लॉसेस के केस में आप इस तरह से अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकालोगे। ये कंप्लीट मैंने पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट ले लिया। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में चारों लॉस होंगे, कोई एक या दो लॉस दे रखे होते हैं बस, लेकिन आपको मैंने एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट दे दिया कि बस आपको अब यहां पर डिजिट रखनी है और जिस तरह का क्वेश्चन आपसे मांगा जाएगा वो आंसर आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। आराम से एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करें। तो देखिए क्या होता है, अगर केवल आपको जैसे वो बोल दे कि एक्सीडेंट की वजह से इतनी यूनिट डैमेज हो गई, ये न बताए कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल, तो ऑलवेज अज्यूम्ड एबनॉर्मल लॉस। हम नॉर्मल लॉस तब तक अज्यूम नहीं कर सकते जब तक क्वेश्चन न बोल दे कि ये लॉस नॉर्मल है, क्योंकि नहीं तो हमें पता ही नहीं लगेगा। क्वेश्चन बताएगा कि लॉस नॉर्मल है या नहीं है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि नॉर्मल लॉस नहीं हुआ है, नॉर्मल लॉस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो व्हाट वी अज्यूम कि जो लॉस ट्रांजिट में हुआ है या जो लॉस गोडाउन में हुआ है वो एबनॉर्मल नेचर का लॉस है, तो आप उसे एबनॉर्मल लॉस मानकर ही करेंगे। सर प्लीज रिपीट। मैं ये बोल रहा हूं, इन केस आपको क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि आपकी 200 यूनिट ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हुई है, ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि ये जो 200 यूनिट का लॉस हुआ है ट्रांजिट में, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर नॉर्मल हुआ तो केवल क्वांटिटी कम होगी, वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर ये लॉस एबनॉर्मल हुआ तो दोनों पर इंपैक्ट आएगा। बात आ रही है समझ में? यस सर। लेकिन क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल, तो आपको क्या मानना है? नॉर्मल। एबनॉर्मल। एबनॉर्मल नहीं मानना, कभी भी नॉर्मल अज्यूम नहीं करोगे आप। इन केस ऑफ साइलेंट हमेशा लॉस को एबनॉर्मल लॉस मानोगे। नॉर्मल लॉस अगर होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर? बिल्कुल। यस सर। यही। सर हाँ जी। सर या भी आप बताओगे क्या कि इसमें सिर्फ क्वांटिटी माइनस होती है और उसकी वैल्यू माइनस नहीं होती नॉर्मल में? हाँ कि अपन सिर्फ क्वांटिटी माइनस कर रहे, वैल्यू क्यों नहीं कर रहे? हाँ, मैं बताऊंगा, अभी आपको सब समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहो। हाँ। हालांकि ये फॉर्मेट है, इसको आप बहुत डिटेल में इंटर लेवल पर पढ़ते हो, बट मैं फिर भी आपको एक बार बता दूंगा कि ऐसा क्यों करते हैं हम। ठीक है, चलिएगा। अब इसी तरह से मान लो गोडाउन में लॉस हुआ, नहीं दे रखा है कि लॉस कौन सा है, तो व्हाट वी अज्यूम? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस अज्यूम करेंगे। एबनॉर्मल। यानी आप आज एक बात समझ लो, जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए आपके पास जो भी लॉसेस हुए हैं वो लॉस होते हैं एबनॉर्मल लॉस। आइएगा, तो अब हमारे दिमाग में क्वेरी आती है, सर ये नॉर्मल एबनॉर्मल होता क्या है और क्यों ऐसा कर रहे हैं? आओ जरा मेरी बात को समझना, मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। देखो क्या हुआ, ट्रक है ये एक, इस ट्रक में बजरी जा रही है, बजरी भरी हुई है पूरे ट्रक पे, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, अब ये ट्रक जब रास्ते में जाएगा तो क्या इसमें से कुछ बजरी गिरेगी और उड़ेगी हवा की वजह से या नहीं? यस। क्या आप रोक सकते हो कि बोले मैं ट्रक के पीछे पीछे चलूंगा, जो भी बजरी नीचे गिरेगी सड़क पर बीनता हुआ चलूंगा मैं? नो सर। नहीं कर सकते ऐसा। जो बजरी उड़ गई वो उड़ गई, रेत है, हवा तेज आई आंधी चली तो रेत तो उड़ेगी ना, आप रोक सकते हो क्या? नो सर। ऐसे लॉस को बोला जाता है नॉर्मल लॉस। जो लॉस आप किसी भी हालत में रोक नहीं सकते,
ड्यू टू द नेचर ऑफ गुड्स वो नुकसान तो होगा ही होगा। अब मुझे जरा एक बात बताओ, आपको पता है कि ट्रक में से बजरी गिरेगी, लेकिन क्या आप पैसे पूरा ट्रक बजरी के देकर आओगे या नहीं देकर आओगे? हाँ पूरे सर। के दे या के उसमें आएंगे। से आप कुछ पैसा काट लोगे कि भैया देख बजरी तो उड़ेगी, जो उड़ गई वो मेरे पास कहां से आएगी, तो मैं तो उसके पैसे नहीं दूंगा। क्या ऐसा होगा? नो सर। यानी नो सर। कॉस्ट तो पूरी देकर आओगे कि नहीं आओगे? ये देखो, इसलिए मैंने वैल्यू में से कुछ भी माइनस नहीं किया। मैं क्या बोलूंगा कि भैया क्वांटिटी भले ही कम हो गई मेरी, लेकिन मेरी कॉस्ट तो पूरी लगी होगी। आइए और एग्जांपल से बताता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। देखो क्या हुआ, ये एक प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है गरिमा। जी फॉर गरिमा। थैंक यू सर। ये गरिमा लो, छोटी भी बना दी गरिमा की मैंने। ये सींग नहीं है, चोटी है ये। आ जाओ। अब क्या हुआ, गरिमा ने सोचा कि यार एक शर्ट बनवानी है मुझे, गिफ्ट देनी है, शर्ट बनवाऊंगी मैं। अब ये गई टेलर के पास, सुनना बहुत ध्यान से, ये किसके पास गई? टेलर के पास गई। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। टेलर ने गरिमा को बोला कि भाई 2 मीटर कपड़ा ले आना। अच्छा, क्या आप ये मानते हो कि जब ये टेलर शर्ट बनाएगा तो इस 2 मीटर कपड़े में से कहीं ना कहीं साइड में से कुछ कतरन तो बचेंगी ना कटिंग करते समय? यस या सर। पूरा 2 मीटर लग जाएगा? तो कुछ बचेगा। 100% बचेगा। हाँ सर। बचेगा, लेकिन गरिमा पैसे कितने के लिए देकर आएगी? सर 2 मीटर की। क्यों? जबकि गरिमा को पता है कि भैया 2 मीटर कपड़े में से कुछ कपड़ा तो वेस्ट होगा। लेकिन क्या उस वेस्ट को रोक सकती है क्या गरिमा? नो सर। गरिमा बोल दे ऐसा करना भाई, जो कतरने बचे उनको भी जोड़ जाड़ के रुमाल ही बना देना, मैचिंग का रुमाल हो जाएगा। जिस तरह की शर्ट उस तरह की कतरनों की भैया टुकड़े बचेंगे, सबको सी देना तो रुमाल बन जाएगा एक। वो बोले और कुछ नहीं तो ऐसा करना, ऐसे जैसे लटका देना यहाँ पर बांध के, बस कतरने नहीं जानी चाहिए इधर उधर मेरी। क्या ऐसा हो सकता है? मास्क बनवा लेंगे ना। क्या बनवा लेंगे? मास्क बनवा लेंगे। मास्क बनवा लेंगे। हाँ सर, वो सेम हो जाएगा ना ड्रेस से। मास्क भी बनवा लोगे, चलो ठीक है। क्या ऐसा करवा सकते हो क्या? या वेस्ट होगा ही होगा कपड़ा? सर ये करवा लेगी। करवा लेगी, चलो। नहीं सर, वेस्ट होगा वो कपड़ा। समझ रहे हो? लेकिन आप समझ रहे हो मेरी बात को, लेकिन पैसा आप पूरे का देकर आओगे, पैसा आप पूरे का देकर आओगे। तो ये लॉस जो तय नेचर का होता है, गुड्स का नेचर है कि भैया ये नुकसान होगा। आपने कभी देखा है पानी के टैंकर से जब वाटर जाता है तो पानी गिरेगा ही गिरेगा सड़क पे? यस रोक सर। लोगे क्या उसको? या नो पीछे सर। एक बाल्टी लेकर दौड़ते चलो कि भैया एक बूंद भी पानी नहीं गिरने पाए? कितना ही कर लो आप, गिरेगा फिर भी नहीं रोक सकते आप। समझ रहे हो? इस वजह से नॉर्मल लॉस को क्या बोला जाता है कि ये ऐसा लॉस है, सुनना ध्यान से, जो लॉस उस गुड्स के नेचर की वजह से हो रहा है, और इस वजह से इसे केवल क्वांटिटी को कम करेगा ये लॉस। इसकी वजह से मेरी गुड्स की कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मेरी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी। इसलिए मैं इसको यहां पर नहीं लेता। क्लियर यहां तक? यस सर। अब गरिमा जो थी ना, वो इस टेलर को क्या दे आई? 2 मीटर कपड़ा दे आई। अब ये टेलर जो है ना, ये इस 2 मीटर कपड़े की कटिंग करने बैठा कि भैया चलो आज गरिमा ने बोला है उसे एक शर्ट बनाकर देनी है, तो ये बैठा। ठीक है, अब जब ये शर्ट की कटिंग कर रहा है तो इसको कटिंग करनी है इसने। भाई वो क्या करते हैं ना, वो एक पेंसिल से निशान लगा लेते हैं। ये बोले ये इससे कटेगी, ठीक है, यहां से ये थोड़ा सा कॉर्नर कटेगा, ये हिस्सा कटेगा। ठीक है, उसने पेन से क्या कर लिया, पेंसिल से निशान बना लिया कि भैया चलो अब काटते हैं। अब इन टेलर भाई साहब ने क्या किया, इस कपड़े को काटना चालू किया। ये कपड़े को काट रहे, यहां तक कटा। तभी अचानक इसने थोड़ी सी मुंडी ऊपर उठाई तो सामने क्या था, आलिया भट्ट की मूवी चल रही थी।
इसका मन भटक गया, आलिया भट्ट को देखकर इसका मन भटक गया और कैची ऐसे चल गई। बताइए, नुकसान हो गया, लेकिन क्या ये नुकसान होना तय था क्या? नो सर। सर ये क्यों हुआ? सर उसकी खुद की गलती की वजह से। यानी ये लॉस हुआ क्योंकि, समझना बात को, इसने क्या किया, कोई प्लानिंग नहीं की। भैया काटते काटते आलिया भट्ट को देखेगा तो ऐसा तो होना तय है, तो इसकी गलती की वजह से नुकसान हुआ। अब मुझे बताओ, ये नुकसान जो होता है ये कहलाता है एबनॉर्मल लॉस। ये लॉस कौन से होते हैं? एबनॉर्मल लॉस। जिनको रोका जा सकता था। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर सुपरविजन करते, प्रॉपर तरीके से काम करते तो ये नुकसान होने से आप बचा सकते थे, लेकिन बचा नहीं पाए क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इस तरह के नुकसान को एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। अब जरा मुझे बताओ, अगर ये नुकसान हो गया तो क्या इस नुकसान को गरिमा उठाएगी क्या? अब गरिमा देगी, नहीं बोले सर, कोई बात नहीं वो भैया, कोई टेलर। बात, होता रहता है होता रहता है, और दे आऊंगी मैं कपड़ा, ऐसा कहीं या इसको उठाना पड़ेगा ये नुकसान? सर सर टेलर। टेलर को। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए क्वांटिटी भी खत्म हुई, जानते हो अब इसे नया कपड़ा लाके शर्ट बना के देनी पड़ेगी ना। हाँ सर। इस एबनॉर्मल लॉस की वजह से दोनों तरफ से नुकसान होगा, क्वांटिटी भी खत्म हुई और आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, हटानी पड़ेगी। क्यों हटानी पड़ेगी? द रीजन इज इट विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। इसको मुझे कहां ट्रांसफर, ये मेरा एक ऐसा नुकसान है जो लॉस हुआ है किसी एबनॉर्मल रीजन की वजह से, इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू P&L। इसे गुड्स की कॉस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया जा सकता, किसी हालत में नहीं कर सकते आप। एबनॉर्मल नेचर के लॉसेस का एक ही रूल है, इनको P&L में ले जाया जाता है। आप जब अपना P&L बनाओगे वहां लिख दो कितने का नुकसान हुआ, क्वांटिटी भी कम हुई और नुकसान भी हुआ। जैसे मान लो, मैं और एग्जांपल देता हूं, मान लो क्या हुआ था कि रास्ते में कुछ माल जा रहा था, कुछ कमोडिटी, कुछ सामान था। क्या हुआ, उसमें से एक बक्सा, सड़क चल रही थी, सड़क पे खड्डे आए, ट्रक खड्डे में पड़ा, एक बक्सा उछल के बाहर गिर गया। क्या ये नुकसान होना तय था क्या, कि भैया आप इस रास्ते से जाओगे तो बक्से गिरेंगे ही गिरेंगे, दो चार तो रास्ते में, और अगर गिरेंगे तो आपको प्रॉपर केयर रखनी पड़ेगी ना, कि उनको बांध के ले जाओ, एक व्यक्ति को ट्रक के पीछे बैठाओ जो ध्यान रखे। समझ रहे हो? तो जो नुकसान इस रीजन से हुआ कि जिसको आप रोक सकते थे पर आपने नहीं रोका, उस नुकसान को हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस का एक वैल्यूएशन किया जाएगा, उसकी एक वैल्यू निकाली जाएगी, और वैल्यू निकालने का तरीका वही होता है। देखिएगा, जैसे एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट में हुआ, तो इस लॉस से पहले ये मेरी कॉस्ट थी, ये मेरी क्वांटिटी थी, तो रेट पर यूनिट निकल जाएगी। अगर मुझे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है, मैं कैसे निकालूंगा? ध्यान से सुनो। एबनॉर्मल लॉस होने से पहले मेरे पास क्या क्वांटिटी थी और मेरे पास क्या कॉस्ट थी। अगर इस कॉस्ट को इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा तो क्या रेट पर यूनिट आ जाएगी या नहीं आएगी? आएगी सर। अब अगर उस रेट पर यूनिट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? एबनॉर्मल लॉस की ये क्वांटिटी जो एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है इससे, तो मेरे पास ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। बताइए, क्या यहां तक की बात समझ आई मेरी? सर मतलब जितना माल खराब हुआ उससे पहले जितना टोटल माल ट्रक में था, हाँ, है और ना? उसकी जितनी कॉस्ट थी हाँ, उससे उसको उसको डिवाइड कर डिवाइड दूंगा किया। तो पर यूनिट आ गया, और पर यूनिट को किससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे? जितने का नुकसान हुआ, मतलब जितनी यूनिट्स का नुकसान। अच्छा, अब एक समस्या और आती है कई बार। मान लो आपको दोनों लॉस दे दे, नॉर्मल और एबनॉर्मल, पहले कौन सा लॉस माने? नॉर्मल। हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल दोनों हैं तो पहले नॉर्मल माइनस होगा, उसके बाद ही एबनॉर्मल की वैल्यू निकालोगे आप। मेरी बात को फिर सुनना,
क्योंकि समस्या क्या है, देखो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कम करूंगा तो क्वांटिटी चेंज होने की वजह से रेट चेंज आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर, कॉस्ट पर अब यूनिट। प्रॉब्लम ये है, अगर क्वेश्चन में दोनों आ गए, आपको दे दिया कि ट्रांजिट में नॉर्मल लॉस भी हुआ है और ट्रांजिट में एबनॉर्मल भी हुआ है, हमेशा पहले नॉर्मल लॉस एडजस्ट करोगे, फिर एबनॉर्मल की वैल्यू निकाली जाएगी। बताओ क्या यहां तक की बात क्लियर है? हाँ सर। ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब इसी तरह से ये वाले गोडाउन के लॉसेस आ जाएंगे, इसके लिए भी वही, अगर दोनों लॉस दे रखे हैं तो पहले नॉर्मल, अब इस एबनॉर्मल की वैल्यू निकालनी है तो फिर यहां पर रुकना पड़ेगा कि मेरे पास ये कॉस्ट थी, ये क्वांटिटी थी, तो एबनॉर्मल की वैल्यू क्या होगी। रूल याद रखो, नॉर्मल लॉस केवल क्वांटिटी को कम करेगा, एबनॉर्मल लॉस दोनों को कम करेगा। रूल नंबर 1 क्लियर बिल्कुल। रूल नंबर 2, नॉर्मल और एबनॉर्मल अगर दोनों दे रखे हैं तो फर्स्ट एडजस्ट नॉर्मल लॉस देन एडजस्ट एबनॉर्मल लॉस। 2, तीसरा, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू जो है वो P&L में जाती है, लेकिन कई बार हमने इंश्योरेंस भी करवा रखा होता है। अब मुझे बताओ, मान लो मुझे एबनॉर्मल लॉस हुआ 10,000 का, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है 75% हम वापस दे देंगे, तो नुकसान कितने का बोलोगे? सर 25%। 25% नुकसान बताओगे केवल? 25%। तो P&L में कितना जाएगा? 10 के 25%। 25। बस ये एक और चीज ध्यान रखनी है, इन केस कभी ऐसा आ जाए कि आपने क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, तो फिर आपका नुकसान उतना ही होगा, आपका नुकसान उतना ही होगा जो इंश्योरेंस से कवर नहीं हुआ। बताइए क्या यहां तक की अब बात में कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि अब हाँ जी बोलो। सर एबनॉर्मल लॉस में बस वही जाएगा जितने का एक्चुअल में लॉस हुआ, मतलब जितने का रिकवर नहीं हो पाया इंश्योरेंस से। बिल्कुल, लॉस वही P&L में वही जाएगा। एबनॉर्मल लॉस में यहां तो मैं पूरी वैल्यू लिखूंगा, यहां तो मैं पूरे 10,000 ही माइनस कर रहा हूं। मेरी बात को फिर सुनना, मैं आपसे ये वैल्यू पूछ रहा हूं तब तो 10,000 बोलोगे, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। लेकिन मैं आपसे पूछूं लॉस कितना हुआ एक्चुअल में, तो एबनॉर्मल लॉस में से क्या माइनस कर दूंगा? सर रिकवरी फ्रॉम रिकवरी माइनस कर दूंगा। बोलो क्लियर है? सर ये इंश्योरेंस मतलब एक बार वापस बताना। देखो मैं ये बोल रहा हूं, आपने एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाली, वो 10,000 आ गई, यहां तक ये निकालना आ गया 10,000। हाँ सर। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 75%। इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 में से 75% का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं अब आपका नुकसान कितने का बोलोगे आप, 10,000 का या 2,500 का? सर 2,500। बस वही चीज बोल रहा हूं, अगर वो आपसे P&L का अमाउंट मांगे ना कि कितना लॉस P&L में ट्रांसफर होगा, तो P&L में ट्रांसफर का अमाउंट कैसे निकालोगे? लॉस माइनस इंश्योरेंस क्लेम, अगर कोई है तो। और अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपका जितना भी नुकसान है वो सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। चलिए कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।